हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स पर ट्रिपल ए में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बीकॉम पार्ट 1 के अंदर जो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का चैप्टर है, उसमें हम पढ़ रहे हैं आरबीडी की बुक का एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका चाहे तो। चलिए शुरू करें। देखिए बेटा, एग्जाम्पल नंबर 7 एक बैलेंस शीट दे रखी है जिसका टोटल है 85 लाख। सबके में सेम होगा, नई पुरानी बुक्स में। चलो ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या ढूंढते हैं पहले तो ये पढ़ते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ढूंढो। अच्छा, कौन सी? इशूड वाली मत पढ़ो। कौन सी वाली पढ़ो? सब्सक्राइब्ड वाली। बेटा 50,000 तो इक्विटी शेयर है 100 वाले, और 10,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है 100 वाले, लेकिन कॉल्स इन एरियर एंड पे कितने रुपए पे? 20 रुपए। एक बात बताओ, टोटल 10,000 रुपए लेने पेंडिंग है। कितने रुपए पेंडिंग है? 10,000। हर शेयर पे 20-20 रुपए पेंडिंग है, यानी कितने शेयर्स पे पैसा पेंडिंग होगा? कैलकुलेटर्स निकालो सब लोग। 10,000 रुपए लेने पेंडिंग है, एरियर टोटल कितना है? 10,000। हर शेयर पे 20-20 रुपए है, इसका मतलब कितने शेयर पे, कितने शेयर्स वाले लोगों से पैसा मिलना बाकी होगा? बताओ। तुम्हें 10,000 रुपए लेने बाकी हैं, हर बंदे के 20-20 रुपए, तो ऐसे कितने बंदे होंगे जिनके पैसे बाकी हैं? अर्पिता बताओ। यहां पे एक छोटी सी बात बोली गई है कि 10,000 रुपए का कॉल सिनेरियर है, एक शेयर पे 20 रुपए पेंडिंग है। तो अगर हम कहें कितने शेयर्स पे पैसा पेंडिंग है, हमें ये पता होना चाहिए ना कितने शेयर्स पे पैसा पेंडिंग है। तो कैसे पता चलेगा? सर 10,000 रुपए पेंडिंग है, हर शेयर पे 20-20 रुपए, यानी कि ऐसे कितने शेयर होंगे? 500 शेयर होंगे जिन पे पैसा पेंडिंग होगा। आप वहां लिख लो कॉल सिनेरियर के सामने 500/20, 500 शेयर्स @20। इस बुक में लिख देता हूं, ये तुम्हारी है ना, इसमें लिखा हुआ है तुम्हारी बुक में, तो उसमें क्या लिखना, छोड़ो। आई बात समझ में? कितने शेयर्स पे पैसा मिलना पेंडिंग है? 500 शेयर्स पे प्रेफरेंस शेयर का पैसा मिलना पेंडिंग है, यानी कि एरियर है। क्या जब पैसे लौटाओगी तो सब लोगों को पैसे लौटा दोगी या इन 500 लोगों को कम लौटाओगी? कम लौटाएंगे ना। गए चैप्टर तुम लोगों का बेटा। आ जाओ आगे देखो। रिजर्व एंड सरप्लस में दे रखा है सिक्योरिटी प्रीमियम, जो कि काम नहीं आएगा। जनरल रिजर्व और सरप्लस दोनों काम आएंगे। बाहर आ जाओ। कह रहे थे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। क्या क्या करना है अपन को? 4,500 इक्विटी शेयर इशू करने हैं 100 रुपए वाले, 10% प्रीमियम पे। एक्सपेंस भी होंगे बेटा, ये प्रीमियम काम आने वाला है। एक्सपेंस भी होंगे फ्रेश इशू के, जब नए शेयर इशू कर रहे हैं ना, तो 25,000 का एक्सपेंस होगा। एक्सपेंस की जर्नल एंट्री 12th क्लास में पढ़ाई जाती है। शेयर इशू एक्सपेंस डेबिट टू बैंक। पहले तो खर्चे की एंट्री हो गई, शेयर इशू एक्सपेंस डेबिट टू बैंक, फिर बाद में इसको राइट ऑफ करना होता है। ये राइट ऑफ हो जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम से, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंस। ठीक है, बाद में करेंगे। 2 एंट्रीज हैं। सेकंड पॉइंट से 2 नई एंट्रीज आ गई आपके सवाल में। ठीक है, थर्ड पॉइंट कह रहे आउट ऑफ द 500 प्रेफरेंस शेयर, ये लो यहां पे भी बता दिया इसने 500 प्रेफरेंस शेयर। वो जो ऊपर अपन एरियर वाला ढूंढा है ना अभी अपन ने 500, उन्हीं के बारे में नीचे बता रहे हैं। कह रहे वो जो 500 गंदे लोग थे ना जिनका एरियर चल रहा था, होल्डर्स ऑफ 400 शेयर पेड द अनपेड कॉल। तो पहले इन लोगों से पैसा ले लेंगे, 400 लोगों से जो कॉल्स इन एरियर है। 500 के 500 से नहीं मिला, कितने लोगों से मिल रहा है? 400 लोगों से। और कितना कितना रुपए मिल रहा है? 20 रुपीस, यानी 80,000 या 8,000 जो बनेगा वो पैसे हम ले लेंगे बिफोर द डेट ऑफ रिडम्पशन। ऑब्वियसली पहले ही लेंगे। तो अब फिर गंदे बंदे कौन से बचे? 100 लोग जिनका पैसा रोकना होगा। चलो ठीक है। बिफोर रिडम्पशन ऑफ द बैलेंस ऑफ 100 शेयर्स वर फोरफिटेड। अच्छा, हमें एक और एंट्री करनी है रिडम्पशन से पहले। क्या? इन 100 लोगों को रिडीम करने से पहले फोरफीट ही कर देंगे। जब फोरफीट ही हो गया तो रिडम्पशन का सवाल ही पैदा नहीं होगा इन लोगों का। फोरफीचर की एंट्री जो पिछले चैप्टर में सीखी थी वो करेंगे, यानी कि 3 एंट्रीज होनी है रिडम्पशन से पहले। उसके बाद क्या है बेटा? एंड रीइशूड। ये लो रीइशू भी कर रहे हैं, फुल्ली पेड ऑन रिसिप्ट ऑफ 5,000। यानी क्या क्या करना है? पहले तो वो कॉल्स इन एरियर रिसीव करनी है पहले तो। ठीक है, शेयर इशू एक्सपेंस वाली एंट्री हो जाएगी, वो बाद में कर देंगे शेयर इशू। तो कॉल्स इन एरियर वाली एंट्री करनी है पैसा लेने की। उसके अलावा क्या एंट्री करनी है? ये शेयर फॉरफीचर करने की, और फॉरफीच के बाद रीइशू करने की, और बाय चांस कोई रिजर्व भी नहीं कर सकता है। तो ये सारी एंट्रीज पहले करनी होंगी हम लोगों को। आगे क्या बोल रहा है वो? प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। जब इनका रिडम्पशन की एंट्री करेंगे तो वो 10% प्रीमियम पे करेंगे। एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट वाज यूटिलाइज्ड फुल फॉर दिस पर्पस। और सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज करेंगे। आपकी लाइन बुक में लिखा है, पुराने वाली में भी लिखा है, और ये नई बुक है ना मेरे पास, तुम्हारे में भी लिखा होगा। लेटेस्ट बुक है ना तुम्हारे पास, तो लिखा है उसमें भी लाइन, एक बार देख लो। जब सवाल बोल रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज करना है तो सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर लेंगे अगर वो बोल रहा है तो। लेकिन नहीं, फुल्ली यूटिलाइज्ड का, एक सेकंड रुको। सिक्योरिटी प्रीमियम कितने रुपए का है? 2 लाख रुपए का।
मुझे तो नहीं लग रहा कि सिक्योरिटी प्रीमियम इन्होंने यूज़ किया होगा। ये लाइन है ना, ये मिटाना भूल गए मेरे ख्याल से नई बुक से, यूज़ तो नहीं किया आंसर में, यूज़ नहीं किया बेटा, ये है ना केवल मिटाना भूल गए यहाँ से, ये लाइन काटनी पड़ेगी अपन को सवाल से कि सिक्योरिटी प्रीमियम फुली यूटिलाइज। चलो सवाल करें बेटा, चलो एग्जाम्पल नंबर कौन सा है और नाम क्या है पार्टी का, ए लिमिटेड है ना। देखो बेटा मैं अगर लाइन से आपको बताऊं तो पहले तो वैसे उन्होंने पहले पॉइंट में बोला है नए शेयर इशू कर दो, चाहो तो पहले आप नए शेयर इशू करने की एंट्री कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कॉल सिनेरियो रिडम्पशन वाला सारा प्रोसेस अपना लो तो ज्यादा अच्छा है। बोलो क्या करूं, नए शेयर इशू कर दूं पहले, या ये जो प्रेफरेंस शेयर से पहले रिडीम करना था कॉल सिनेरियो, ये सारा काम करूं, कोई भी कॉल सिनेरियो वाला काम कर ले। चलो कॉल सिनेरियो वालों से पैसा मिलेगा तो पहली एंट्री हो जाएगी बेटा क्या, बैंक डेबिट टू कॉल्स इन एरियर। बेटा कितना, पूरे 10,000 नहीं मिलेंगे, 400 लोगों से ही लेना है, 400 शेयर पे 20-20 रुपए, यानी कि कितने रुपए आएंगे हमारे हाथ में, 8,000 रुपए। कोई डाउट किसी को नहीं। फिर उन्होंने एक और बात बोली, क्या बोली उन्होंने, कह रहे वो जो 100 गंदे बंदे थे उनके शेयर फॉरफीट कर लो। तो शेयर फॉरफीट करने की एंट्री क्या होती है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, परसेंटेज भी लगा देना, कितनी परसेंट था, नाम क्या गया, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट। अब सुनना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल फॉरफीट हो रहे हैं, 100 शेयर फॉरफीट करना है और पूरे 100 रुपए मांग चुके हैं शेयर्स पे, कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है 100, तो कितने आ गया 10,000। टू कॉल्स इन एरियर, इस बंदे ने कितने रुपए नहीं दिए थे बेटा, 100 शेयर पे 20-20 रुपए नहीं दिए थे, यानी कि 2,000 रुपए नहीं दिए थे। बाकी बचा हुआ पैसा कहां चले जाएगा, टू शेयर फॉरफीचर में चला जाएगा, कितने रुपए, 8,000। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं क्या, री इशू करने का। री इशू हमने शायद 5,000 रुपए में किए है ना, और एक लाइन खाली, टू शेयर कैपिटल। बेटा कैपिटल में आती है पेड अप वैल्यू, यानी कि 100 शेयर थे, हर शेयर 100 का था, तो कितना हो जाएगा 10,000। ये जो हमें नुकसान हुआ कितने रुपए का, 5,000 का, कहां ट्रांसफर होता है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। याद आ रहा है पिछले चैप्टर की बातें हैं सारी। अब क्योंकि सारे शेयर री इशू हो गए तो एक एंट्री रिजर्व में ट्रांसफर करने की कर दें, शेयर फॉरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। बेटा कैसे करते थे, इसकी वैल्यू याद है, क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब 8,000 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफीटेड। 100 शेयर फॉरफीट किए, 100 के 100 शेयर री इशू कर दिए, फॉरफीट भी 100 किए, री इशू भी 100 किए, माइनस डेबिट, डेबिट का मतलब 5,000, तो 8 में से 5 के कितना बचा, 3,000। तो याद रखना कि हमारे कैपिटल रिजर्व में 3,000 रुपए आ चुके हैं, जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा एक बात और, कैपिटल रिजर्व काम आता है क्या सीआरआर बनाने के लिए, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाने के लिए नहीं आता, जनरल रिजर्व आते हैं, सरप्लस आता है। चलो ठीक है, हमने ये 4 एंट्रीज कर दी हैं। उसके अलावा अब वो नए शेयर इशू नहीं, अब रिडम्पशन की एंट्री कर दे, प्रेफरेंस शेयर रिडीम की। चलो बेटा अब मुझे जरा सोच के बताना, ये रिडम्पशन ड्यू की एंट्री कर रहा हूं, रिडम्पशन ड्यू, ये तो पता ही आपको, ये फॉरफीचर की एंट्री, ये री इशू की एंट्री, और ये ट्रांसफर वाली एंट्री है ना, और ये क्या थी, कॉल्स इन एरियर वाली एंट्री। डन। तो रिडम्पशन ड्यू करते हैं बेटा। रिडम्पशन जब ड्यू होगा तो एंट्री तो आपको पता है क्या बननी है, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, और प्रीमियम पे करना था तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। जरा मुझे ये सोच के बताओ, आज बाजार में कितने प्रेफरेंस शेयर हैं जो आज रिडीम होने वाले हैं। शेयर 100 रुपए के हैं, लेकिन कितने प्रेफरेंस शेयर हैं जो आज रिडीम करने हैं, सोच के बताओ। सवाल में पता है आपको शेयर थे कितने, आपने सवाल ही नहीं पढ़ा। कितने शेयर थे, 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स थे। 10,000 में से कुछ हमने फॉरफीट कर दिए, कितने फॉरफीट किए, तो कितने आज होंगे, 9,900। जी नहीं, वो 100 आपने री इशू भी कर दिए थे, तो फिर से वो बाजार में पहुंच गए, तो रिडीम कितने होने हैं, पूरे 10,000। 10,000 में से 100 फॉरफीट किए, दोबारा 100 री इशू कर दिए, तो बाजार में कितने शेयर हैं हमारे, 10,000, तो पूरे 10,000 शेयर ही यहां आएंगे। आ रही है बात समझ में, पक्का। तो 10,000 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 10 लाख। प्रीमियम कितना परसेंट था बेटा, 10%, यानी कि 1 लाख। टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितने रुपए, 11 लाख रुपए, हाँ या ना, ठीक है। अब रिडम्पशन ड्यू कर दिया है तो पहले इस खर्चे को राइट ऑफ कर दें, ये जो खर्चा है इसको राइट ऑफ कर दें। तो छठी एंट्री इसको राइट ऑफ करने की एंट्री है,
जनरल रिजर्व सरप्लस किसी से भी कर दो, कौन सा आइटम है पहले, जनरल रिजर्व 7 लाख पड़ा है ना, तो जनरल रिजर्व यूज कर लो। जनरल रिजर्व डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, कितने रुपए, 1 लाख रुपए, ये काम में आ गया जनरल रिजर्व में से। ठीक है, अच्छा ये एंट्री किस चीज की थी, ये राइट ऑफ करने की एंट्री थी। अब नए शेयर इशू कर लें बेटा, चलो नए शेयर इशू करते हैं। पहली एंट्री मतलब 7वीं एंट्री, नए शेयर इशू, कितने शेयर इशू करने थे, इक्विटी वाले 4,500 करने थे, वो भी 10% प्रीमियम पे करें। बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। आज हमने 4,500 शेयर इशू किया, हर शेयर पे 10 रुपए आ रहे हैं, 11 रुपए, 11 रुपए आ रहे हैं, 11 पंजे 55, हासिल की 5, 11 चौक 44 और 5 होंगे। अच्छा 100 का था क्या, तो 110 आएंगे, कोई बात नहीं, आंसर तो 11 पंजे 55 हासिल की 5, 11 चौक 44 और 5 49, 3 जीरो, 4,95,000, हाँ या ना। उसके बाद ट्रांसफर करेंगे इसको क्या, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जितना क्रेडिट उतना डेबिट, कैपिटल में 100 रुपए के हिसाब से और प्रीमियम में 10 रुपए के हिसाब से, तो 4.5 लाख यहां आ जाएगा और 45,000 यहां आ जाएगा। बताओ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, पक्की बात। चलो अब इस सवाल में सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ था कि शेयर इशू एक्सपेंस भी है सवाल में, है ना, कर दें शेयर इशू एक्सपेंस। चलो तो ये हमने 2 एंट्री जो करी है, ये इशू करने की एंट्री है, फ्रेश इशू की, जो नया शेयर इशू करते हैं, और ये अब हम कर रहे हैं कितना, इशू एक्सपेंस की एंट्री कर रहे हैं, इशू का जो एक्सपेंस हुआ है। 2 एंट्री होंगी, पहली एंट्री क्या होगी बेटा, शेयर इशू एक्सपेंस डेबिट टू बैंक, कितने रुपए बेटा, 25,000 का खर्चा हुआ था, ये इशू एक्सपेंस पेमेंट करने की एंट्री हो गई, फिर इसको राइट ऑफ करने की एंट्री होगी, और राइट ऑफ करेंगे इसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से टू शेयर इशू एक्सपेंस, कितने रुपए बेटा, 25,000। बताओ ये 2 एंट्री समझ में आई, पक्का, ये नई एंट्री थी इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, वैसे ये 12th में सीखी होगी या फर्स्ट ईयर में भी शायद आई होगी, आई थी क्या, फर्स्ट ईयर में नहीं आई थी। चलो अब हमें क्या करना है, हाँ तो शेयर का चैप्टर तो पढ़ लिया ना, हाँ अब क्या करें, अब हम क्या कर सकते हैं, अब नए शेयर इशू कर दिए, अब हमें वो CRR बनाना होगा, तो वर्किंग नोट चेक करना है भाई। CRR बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट में सबसे पहले क्या लिखते हैं, फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू रिडीम, कितने रुपए का फेस वैल्यू रिडीम करना है, ये रही एंट्री, 10 लाख रुपए का रिडम्पशन करना है। इसमें से माइनस कर दो फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, आप कितने रुपए का नए शेयर इशू कर चुके हो, देखो इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की थी, 4,50,000 की। तो अब अगर आपको CRR बनाना पड़ेगा तो कितने का बनाना पड़ेगा, क्रिएट CRR, कितने का CRR बनाना पड़ेगा, 5.5 लाख रुपए का। पैसे कहां से लाओगे, जनरल रिजर्व और P&L से। बताओ बेटा जनरल रिजर्व में कितने रुपए पड़े थे, 7 लाख में से 1 लाख रुपए तो हम यूज कर चुके हैं यहां पे, तो कितने रुपए काम में आएंगे अभी, 6 लाख रुपए। अच्छा ये तो केवल 5.5 लाख का ही बनाना है, तो जरूरत ही नहीं 6 लाख की, बस कितना लिख लो, 5.5 लाख लिख लो, टू CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ठीक है बेटा, चलो अब क्योंकि रिजर्व भी बन गया, नए शेयर भी इशू हो गए, तो अब पेमेंट कर दें, और पेमेंट तो नॉर्मल प्रेफरेंस शेयर होल्डर को करनी है, तो कितना आसान सवाल, 11वीं एंट्री पे सवाल खत्म हो गया। प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक, कितने बेटा, 11 लाख रुपए की पूरे की पेमेंट कर दोगे, क्योंकि कोई भी गंदा बंदा नहीं है। एंट्रीज मैच कर लो नई वाली बुक से, ठीक है। तब तक बैलेंस शीट बनाए इसकी, आओ बेटा इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे हम लोग। और बैलेंस शीट बनाते समय केवल एक ही कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना होता है, क्या, लायबिलिटी का रूल होता है क्रेडिट में बढ़ती है डेबिट में कम, जबकि एसेट का रूल होता है डेबिट में बढ़ती है क्रेडिट में कम। चलो पहले पुरानी बैलेंस शीट चेक करो, वहां पे सब्सक्राइब में आ जाओ। 50,000 इक्विटी शेयर्स थे पहले, हाँ या ना, जो इक्विटी शेयर्स थे पहले 50,000 थे और मैंने नए कितने इशू कर दिए, 4,500, हाँ या ना, तो कितने हो गए, 54,500 इक्विटी शेयर्स
हर शेयर कितने का 100 का, तो 54,500 और 2 जीरो और 54,50,000 रुपये आ गया। ठीक है, फिर दूसरा आइटम था प्रेफरेंस शेयर जो कि रिडीम हो चुका है, कॉल्स इन एरियर मिल चुकी है हमें, है ना। अब आया रिजर्व एंड सरप्लस, तो ये हम लिख रहे थे शेयर होल्डर फंड। अब इसमें क्या आ रहा है अगला आइटम रिजर्व एंड सरप्लस, आराम से करना। पहला आइटम क्या है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कितने का था पहले 2 लाख का था। अब जरा यहां देखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये डेट नहीं, यहां पर भी नहीं है, ये क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट का मतलब बढ़ा है 45,000 से, और ये डेबिट हुआ है 25,000, यानी डेबिट का मतलब कम करना है हमें, तो 20 जोड़ देंगे 2,20,000 रुपए आ जाएगा, हाँ या ना। नेक्स्ट आइटम क्या था सवाल में एसपीआर के बाद जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितना था सवाल में 7 लाख। जरा चेक करो सर ये डेबिट हुआ है, माइनस कर दो, एक और बार डेबिट हो गया 5,50,000, 6,50,000 माइनस करो कितना बचा 50,000। अब सरप्लस, सरप्लस कितना पड़ा था हमारे पास 6 लाख का, उसमें तो कोई एंट्री करी नहीं हमने, वो तो एज इट इज पड़ा है। और अब वो आइटम जो जनरली बच्चे पेपर में भूल जाते हैं, क्या बेटा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कितने रुपए का बनाया था 5.5 लाख का, हाँ या ना। ये आइटम बच्चे भूल जाते हैं बेटा। अगला आइटम क्या है ट्रेड पेबल्स 10 लाख के, उसमें तो कोई चेंज हुआ क्या बेटा, हाँ बेटा ये भी मैं भूल गया था। यहां पे एक आइटम था कैपिटल रिजर्व, ये भी लिख देता हूं, है ना। ये होता है कि हम पुरानी वाली बैलेंस शीट देख रहे होते हैं तो एक आधा आइटम यहाँ छूट जाता है, फिर बैलेंस शीट मैच नहीं होती, तब ढूंढते कि यार ये मैच क्यों नहीं हो रहा। चलो अब करंट लायबिलिटीज की बात करें। करंट लायबिलिटीज में क्या है हमारा आइटम ट्रेड पेबल कितने का है 10 लाख है कि हाँ 10,10,000 है सबकी में, 10,10,000 यहां टोटल लायबिलिटी आ जाएगी। असेट साइड में चलो बेटा, फिक्स्ड एसेट्स नॉन करंट एसेट्स के अंदर अगर हम बात करें तो पहला आइटम क्या है फिक्स्ड एसेट्स, जिसमें हमने कोई चेंज नहीं किया तो एज इट इज आ जाएगा क्योंकि ना बेची ना खरीदी। फिर करंट एसेट्स की बात करें, वहां पे ट्रेड रिसीवेबल है 31 लाख के, उसमें तो कोई चेंज नहीं आया, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब डेटर्स। और दूसरा आइटम क्या है लास्ट आइटम बैंक, इस पे जरा ध्यान रखना चाहिए। बैंक कितना था 9 लाख पहले से था, अब अगर डेबिट हो तो प्लस करना, क्रेडिट हो तो माइनस करना। ये रहा डेबिट 8,000 प्लस करने हैं, फिर 5,000 प्लस करने हैं, फिर 4,95,000 रुपए प्लस करने हैं, फिर माइनस करने हैं 25,000 रुपए, बस हाँ एक और माइनस करने हैं 11 लाख रुपए, डन। तो 9 लाख 2,95,000 ये तो खत्म, 2,95,000 3,03,08,000 2,75,000 2,83 आ रहा होगा 2,83,000। बस अब क्या करेंगे लास्ट काम दुआ करेंगे कि टोटल मैच हो जाए। करो बेटा 000 3 5 और 2 7 और 5 12 और 5 17 और 1 18 हासिल की 1 और 4 5 और 2 7 और 6 13 और 5 18 हासिल की 1 और 1 2 और 2 4 नहीं गलत किया 1 और 1 2 और 5 7 ये आ रहा है 78 83। यहाँ पे भी करेंगे अभी एक बार पहले 3 8 5 और 1 7 5 और 1 6 और 2 8 3 और 4 7 78 83 दुआ कबूल रही। तो आया बैलेंस शीट भी बनाना। देखो बेटा कितने समय में 18 मिनट में हमने इस पूरे सवाल को सॉल्व किया, जिसमें एक्सप्लेन भी किया है, पहले पूरा सवाल समझा था हमने एक एक पॉइंट और फिर इसको सॉल्व किया है बोर्ड पे। ठीक है, तो अगर आपको स्टेप्स पता हैं कि क्या क्या करना है, नहीं भी पता है तो घर पे भी प्रैक्टिस करो बेटा। अभी चैप्टर लंबा है लेकिन डेली ऐसे एक एक सवाल नहीं होगा। अब एक बार चैप्टर आपको आ गया है तो अब आप लोगों को सवाल करने होंगे। ठीक है, इस सवाल में कोई दिक्कत हो तो पहले बताओ, वरना फिर मैं अगला सवाल जो आया है वो आपको होमवर्क में देने वाला हूँ, एक्सप्लेन करूंगा पूरा वीडियो के अंदर। आ गया समझ में? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको फोटो दे दूंगा इसकी। चलिए अगला सवाल देखेंगे। होमवर्क में पहले से दिया हुआ था एग्जांपल नंबर 8 गोयल लिमिटेड वाला। ठीक है, 2 लोगों ने कर लिया है, बाकियों ने नहीं किया है तो बाकी लोग भी कर लें। ये गोयल लिमिटेड मैंने पिछले क्लास में होमवर्क दिया था। यहाँ पे एक वर्ड है कौन सा फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व। बेटा ये भी सीआरआर में काम में आता है। ठीक है, फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व भी सीआरआर में काम में आता है, राइट टिक लगा सकते हो। ठीक है, इस बुक में लगा लेना, उससे याद नहीं रहेगा तुम्हें। ठीक है, कहाँ गया ये रहा, ये भी काम आता है। ठीक है, सवाल पढ़ोगे तो हो जाएगा। छोटा सा सवाल था, आरयू में आया था सन 2010 में, मार्क्स 20 का था। ठीक है, हो जाएगा, ये तो कर भी लिया कुछ लोगों ने। अगले सवाल पे आ जाओ, सविता केमिकल्स का सवाल है ना बेटा, और ये आरयू में 2 बार आया हुआ है।
एक बार 2007 में और 2018 में। दिख रहा है सविता वाला? ये सवाल भी होमवर्क में दे रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप लोग वीडियो 20 मिनट एग्जैक्टली 20 मिनट से वीडियो सुन सकते हैं अगर आपको ये वाले सवाल देखना है तो, और ये भी देखना है तो शुरुआत से वीडियो देख लेना। एग्जाम्पल नंबर 9 देख रहे हैं, पहले सविता केमिकल्स, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये रहा। ठीक है, देखो पेपर में 2 बार आया हुआ सवाल है, तो इसका मतलब आप ये समझ जाओ कि 20 मार्क्स में इसी तरीके के सवाल आते हैं। जो अपन ने क्वेश्चन नंबर 4 किया था वैसे नहीं आते हैं। देखो छोटा सा सवाल, पहले बैलेंस शीट के ऊपर जो लिखा है वो पढ़ते हैं। वैसे ऊपर जो पैराग्राफ लिखा है ना वो सब हमें बैलेंस शीट के अंदर भी दिखने वाला है, लेकिन कोई बात नहीं, डबल टाइम लग रहा है, पढ़ लेते हैं। सविता केमिकल लिमिटेड हैज एन इशूड, हैज का मतलब पहले से इशू कर रखे हैं 1300, तो 8% प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपए वाले, 9000 इक्विटी शेयर है 50 रुपए वाले। ठीक है, यही चीज अगर बैलेंस शीट के अंदर जाओ तो बैलेंस शीट के अंदर भी दिख रही है आपको, 1300 तो 8% प्रेफरेंस शेयर है 100 वाले, और 9000 इक्विटी शेयर है 50 वाले। यानी यही बात बैलेंस शीट से ऊपर बता दी उसने। अपन बैलेंस शीट पढ़ते तो भी ये बात तो पता चलती कि भाई 1300 प्रेफरेंस शेयर है और 9000 इक्विटी शेयर है। फिर एक बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट के अंदर सरप्लस है केवल, कौन सा आइटम है? एक सरप्लस, ये 96,000 का, कोई दूसरा रिजर्व नहीं है। ठीक है, उसके अलावा कोई आइटम काम का नहीं होता, बाहर आ जाओ। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कंपनी ने क्या डिसाइड किया? कंपनी ने पहला पॉइंट, जो आपकी पहली एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी? कहो तो बोर्ड पे करवाऊं या कर लोगे? कर लोगे? सुनो, आप सुन लो। टू सेल द इन्वेस्टमेंट फॉर 32,000। बेटा जरा बैलेंस शीट की एसेट साइड में चेक करो, इन्वेस्टमेंट कितने की थी? 37,000 की। तो सबसे पहली एंट्री इन्वेस्टमेंट को बेचने की करना। जो ऑर्डर मैं आपको बता रहा हूं वो ऑर्डर आप लोग लगाना। पहली एंट्री क्या करनी है? इन्वेस्टमेंट को बेच दो। बेटा 37,000 की चीज को 32,000 में बेचूंगा, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 32,000 टू इन्वेस्टमेंट 37,000। अभी डेबिट में 5,000 रुपए कम पड़ गए, ये सरप्लस, ये जो नुकसान है ये कौन से अकाउंट में जाएगा? P&L अकाउंट। P&L का मतलब होता है सरप्लस। तो एंट्री क्या बनी? आप चाहे तो एंट्री को एंट्री नंबर 1 मार्क कर दो बुक के अंदर, सेकंड एंट्री को 1 नंबर मार्क कर दो। जो आंसर में सेकंड एंट्री है ना, सेकंड एंट्री को फर्स्ट सीरियल नंबर दे दो। आप जब एंट्री करोगे तो पहली एंट्री ये करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट 32,000 टू इन्वेस्टमेंट 37,000, और डेबिट में जो बैलेंसिंग फिगर बची वो 5,000 का लॉस है आपके लिए। डन बेटा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा हमारा? टू फाइनेंस द पार्ट ऑफ रिडम्पशन, यानी पूरा नहीं लेकिन हाँ जितना भी कर सकते हैं, द कंपनीज फंड सब्जेक्ट टू लीविंग अ बैलेंस ऑफ 24,000 इन सरप्लस। कह रहे सरप्लस का यूज कर लो लेकिन 24,000 रुपए छोड़ देना। बेटा सरप्लस में कितने रुपए थे? 96,000 थे। 96,000 में से 5,000 का तो नुकसान हो गया, कितना बचा? 91,000, और 91 में से भी 24,000 छोड़ने हैं, तो 67,000 रुपीज मेरे ख्याल से CRR बनेगा। ठीक है, तो इसमें कितने से एंट्री हो रखी है? इन्होंने तो 57,250 से करी हुई है। कैसे सही है? नहीं, लेकिन इन्होंने 57,250 से करी है, यानी सरप्लस कहीं और भी काम आ रहा है। हाँ मैं बता देता हूं। ये CRR बनाने से पहले रिडम्पशन ड्यू करोगे? ये पुराने वाली बुक में गलत क्यों है? CRR बनाने से पहले कौन सी एंट्री होनी चाहिए? रिडम्पशन ड्यू करने की। रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रीमियम पे रिडीम हो रहे होंगे, है ना? कहां है रिडम्पशन का टॉपिक? सबसे लास्ट, द इशू ऑफ इक्विटी शेयर वाज फुली सब्सक्राइब्ड एंड प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड ऑन ड्यू डेट। प्रीमियम पे रिडीम करना है, ऊपर लिखा था सेकंड लाइन में, सविता वाली में सेकंड लाइन में, एट अ प्रीमियम ऑफ 7.5%। ठीक है, तो पहले आप ये वाली एंट्री करोगे। सुनो, एंट्री पहले तो इन्वेस्टमेंट बेचने की, इन्वेस्टमेंट बेचने के बाद सीधा सेकंड एंट्री आप ये आ जाओगे। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट जो भी वैल्यू है और उसका 7.5% निकाल देना, वो प्रीमियम में डाल देना। अब ये प्रीमियम अगली एंट्री यानी थर्ड एंट्री क्या होनी चाहिए? इस प्रीमियम को राइट ऑफ करने की। अब प्रीमियम को जब राइट ऑफ करोगे तो सरप्लस अकाउंट यूज करोगे, क्योंकि सरप्लस ही पड़ा था, तो सरप्लस वैल्यू बढ़ेगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। जितने रुपए का ये प्रीमियम था उतने से सरप्लस कम हो गया। अब बनाओगे CRR, है ना? सरप्लस अकाउंट डेबिट टू CRR। ठीक है, तो एंट्री नंबर 1 हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू P&L डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। एंट्री 2 हो गई कौन सी? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तीसरी हो गई सरप्लस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। चौथी एंट्री बनाओगे आप सरप्लस अकाउंट डेबिट टू CRR, और इसमें वैल्यू कितनी आएगी सर? जितने रुपए का सरप्लस बचा हुआ है, यानी कि जो था वो माइनस जो P&L बेचने पे 5,000 का नुकसान हुआ वो, और माइनस जो यहां पे राइट ऑफ करते समय यूज हो गया वो। 2 बार यूज हो गया ना सरप्लस, तो इन दोनों वैल्यू को माइनस कर देना, जो बचेगा उतने से क्या बना लोगे? CRR। अब उन्होंने क्या बोला है? C पॉइंट में वो बोल रहे हैं अच्छा 24,000 भी माइनस करना, 3 चीजें माइनस करनी है। क्या क्या? 5,000,
24,000 और ये वाला खर्चा जो ये खर्चा आया होगा, ठीक है। तीन चीजें माइनस करके सीआरआर बनाना है। अब उन्होंने सी पॉइंट में बोला टू इशू सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, 50 रुपए वाले 13 रुपए प्रीमियम पे करने हैं। तो बेटा पहले आप क्या करोगे, एक वर्किंग नोट बनाओगे। वर्किंग नोट में क्या लिखोगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू रिडीम। देखो जरा कितने रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी, 1,30,000 की। मान लो यहां कितना लिखा है, 1,30,000 और सीआरआर आप बना चुके होंगे। अब यहां पे क्या करेंगे, मैं यहां लिख देता हूं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू रिडीम कितना है, 1,30,000 माइनस सीआरआर क्रिएटेड कितने रुपए का, मैं आंसर में देख के बता रहा हूं आप लोगों को। सीआरआर आप बना चुके होंगे 57,250 का, कितने रुपए का बना होगा बेटा, 57,250। यानी ये वाली जब एंट्री आई होगी आपकी सरप्लस डेबिट टू सीआरआर, तो कितने रुपए बचे होंगे उसमें, 57,250 रुपए यूज हो गए होंगे। अब कितने रुपए के फ्रेश इशू करना है, फ्रेश इशू कितने रुपए का होना चाहिए, कितना, 72,750। इसके बाद याद है हम ये निकालते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, कैसे निकालते हैं, अमाउंट रिक्वायर्ड डिवाइड बाय फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी थी, 50, तो क्या करेंगे बोलो, डिवाइड करो। ये वर्किंग नोट बता रहा हूं, क्या 1455 शेयर इशू करने हैं हमें। तो ये तो हो गई थी हमारी चौथी एंट्री। अब पांचवी एंट्री क्या होगी बेटा, शेयर इशू करने की। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितने रुपए, 1455 इंटू 50 नहीं आएगा, 13 रुपए प्रीमियम भी है, 63 रुपए आएगा। 1455 इंटू 63। फिर अगली एंट्री में वो वैल्यू और 50 रुपए से यहां कर दोगे, 13 रुपए से यहां डाल दोगे। उसके बाद क्या करना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कर देना। कहां गई, ये रही, है ना। फिर बैलेंस शीट बना देना। इतना आसान सवाल 2 बार पेपर में आया हुआ है, 18 में भी और 2007 में भी, 20 नंबर का। तो 20 नंबर में अल्टीमेटली आता यही है। अगर आप देखो कल की क्लास में और आज की क्लास में हमने जो सवाल किए हैं उसमें दोनों में सेम ही कॉन्सेप्ट चला है, कुछ नया नहीं सीखा आज। हाँ, एक आधी बात ये अलग है कि एक छोटा सा ये कोई नया पॉइंट आ जाए या फोर फीचर का पॉइंट आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर का कोई नया पॉइंट आ गया हो। ये भी जो चीजें थी ये पुरानी है, ये भी जो चीजें थी हमने पढ़ी तीनों ये चीजें पुरानी है, ठीक है। तो यानी कि कॉन्सेप्ट दिमाग में जा चुका है। तो आप इस सवाल को कर लेना, जिन्होंने अभी तक वो गोयल वाला नहीं किया वो सवाल भी करेंगे। अगला सवाल देखें, ये तो होमवर्क में सविता वाला मार्क कर लेना, होमवर्क में ये सविता वाला है। कौन सा था ये सवाल नंबर, एग्जाम्पल 9 होमवर्क है, ठीक है। वीडियो देख के कर लेना, 20 मिनट से वीडियो चालू हुई थी वो वाली। एग्जाम्पल 10 देखेंगे। 10 में ए बी सी बस 3 पॉइंट है। हाँ, शाह एंड संघी, है ना। चलो बेटा देखो इसकी बैलेंस शीट में अगर आप देखो तो 1 लाख तो इक्विटी शेयर है 25 वाले और 1 लाख प्रेफरेंस शेयर है 20 रुपए वाले। इस बार फेस वैल्यू कितनी है, 20 रुपए है। चलो ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस में देखो सिक्योरिटी प्रीमियम काम में नहीं आएगा, जनरल रिजर्व आएगा, ठीक है, और डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व भी आएगा और सरप्लस भी आएगा। ये तीनों चीजें काम में आ जाएंगी, ठीक है बेटा। डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व इन्होंने काम में नहीं लिया, 5 लाख रुपए। एक सेकंड रुक जाओ, CRR केवल सरप्लस से ही काम चल गया इनका। केवल इतना सारे रिजर्व पड़े हैं कि केवल सरप्लस से अकेले से ही काम चल जाएगा, तो DRR काम में आएगा नहीं। वो डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व जो है काफी पैसा पड़ा हुआ है इनके पास। खैर आगे क्या लिखा है, बैलेंस शीट से बाहर लिखा हुआ है हाँ, अब उपलब्ध का मतलब यही, इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जरूरत ही नहीं पड़ रही होगी सवाल में। जैसे इस सवाल में भी हम देखें तो जनरल रिजर्व के अलावा सरप्लस वगैरह था, यूज हो ही नहीं रहा था, ठीक है। आगे बैलेंस शीट के नीचे लिखा है द प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल एट 20% प्रीमियम। यानी यहाँ पे जब प्रीमियम यहाँ जब डेबिट करोगे तो कितना परसेंट डेबिट करोगे, प्रीमियम 20% कर देना, ठीक है। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द रिडम्पशन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर इट इज डिसाइडेड, बस 3 पॉइंट है। ए टू सेल द एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट एट 7 लाख। जरा बैलेंस शीट में चलो, है 7 लाख कर दी नए वाली में, तो आप लोग भी 7 लाख कर दो। हाँ, पुरानी बैलेंस शीट में कितनी थी इन्वेस्टमेंट, जरा चेक करो, 5 लाख की थी, हाँ या ना, 5 लाख की है ना। सब लोग देख लो इन्वेस्टमेंट नॉन करंट एसेट्स में बेटा, 12 लाख की तो इन्वेंट्री होगी। अच्छा, आपके में ऊपर नीचे कर दी वैल्यूज, नहीं आपके में भी इन्वेस्टमेंट बेटा 5 लाख की है। जरा ध्यान से देखो नालायक सब लोग, बी पॉइंट पढ़ो, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट 5 लाख की है। आप इन्वेंट्री INV पढ़ के वो इन्वेस्टमेंट बन जाता है क्या, इन्वेंट्री भी होता है INV से। अच्छा तो ठीक है, आप लोग वो इन्वेस्टमेंट को इन्वेंट्री कर दो, इन्वेस्टमेंट को इन्वेंट्री कर दो, ठीक है। जिनकी पुरानी किताबें हैं वो लोग नई बुक में इन्वेंट्री बना दिया है उसको, उसमें भी वही होगा।
हाँ तो उसे इन्वेंट्री कर दो। खैर हम इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं जो नॉन करंट असेट्स में होती है, बी नंबर पॉइंट। कितने रुपए की है? 5 लाख। इसे बेचना कितने में है? 7 लाख में। यानी पहले एंट्री बेचने की होनी चाहिए। बैंक अकाउंट डेबिट 7 लाख, टू इन्वेस्टमेंट 5 लाख, क्रेडिट में 2 लाख कम पड़े, सरप्लस अकाउंट पी एंड एल अकाउंट। इस 2 लाख से पी एंड एल बढ़ा या कम हुआ है? बढ़ा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है क्योंकि हमें 2 लाख का। ठीक है, याद रख लेना। सेकंड पॉइंट, टू इशू सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 25 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर एंड इट इज कंपनीज पॉलिसी टू कीप मिनिमम बैंक बैलेंस कितने रुपए का है? ये सवाल मैं ही करवाऊंगा आपको। मिनिमम बैंक बैलेंस भी रखना है क्योंकि हमें 5 लाख का यहाँ एक फार्मूला लगाना पड़ेगा। मैं ही करवाऊंगा, आप लोग नहीं करेंगे, है ना। चलो ठीक है, उससे आगे फार्मूले वाला हो गया, मेरे को ही करवाना है अभी। चलो ठीक है, आज ज़्यादा नहीं दे रहा आप लोगों को। क्या क्या ये 11 वाला जो इसका आंसर क्या है? ये 11 वाले का आंसर है तो थ्योरी है, पता नहीं। हाँ वो आपके में अलग है, वो कुछ आपकी बुक में अलग है, पुरानी बुक में, नई बुक में कुछ और है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। कैसे रही क्लास? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।